ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी जुनूनी बाध्यकारी विकार। चिंता, संदेह और अंधविश्वास सब हमारे दैनिक जीवन की आम बातें हैं, परंतु यह सब जब एक सीमा को पार कर जाएं और उसका असर हमारी दैनिक जीवन शैली पर आए, तब यह एक गंभीर समस्या बन जाती है। यह 1% से 3.3% लोगों को प्रभावित करती है। यह पुरुषों व महिलाओं में सामान्य रूप से पाई जाती है। जुनूनी बाध्यकारी विकार क्या है? एक अवस्था जहाँ एक व्यक्ति को बार बार आग्रह या मजबूरियाँ या दोनों होते हैं। यह एक जीर्ण अवस्था है। ये काफ़ी गंभीर है, जो व्यक्ति के लिए कष्ट का कारण बनता है। यह व्यक्ति का बहुत सारा समय ले लेता है। यह व्यक्ति के जीवन के साथ काफ़ी हस्तक्षेप करता है, जैसे कि उनकी सामान्य दिनचर्या, व्यावसायिक कामकाज एवं सामान्य सामाजिक गतिविधियाँ। ऑब्सेशन, सनक, इसमें अनुचित प्रकार की सोच, छवियाँ और आग्रह मन में बार बार आते रहते हैं। इसमें व्यक्ति बहुत ही बेचैनी और निराशा महसूस करता है। यह सोचें, छवियाँ या आग्रह वास्तविक जीवन की समस्याओं के बारे में नहीं होती। लोग इन विचारों, छवियों या आग्रह को दबाने की कोशिश करते हैं। वह उन्हें कुछ अन्य सोच या काम के साथ बेअसर करने की कोशिश करते रहते हैं। यह सोच, छवियाँ या आवेग व्यक्ति अपने मन की उपज समझता है। गंदगी, रोगाणु आदि के संदूषण का डर बना रहता है। इसमें व्यक्ति को दरवाज़ा खुला रहने की चिंता, किसी को नुकसान करने का डर या आग लग जाने का डर बना रहता है। इसमें व्यक्ति को घुसपैठ विचार, शपथ ग्रहण के चित्र और किसी को नुकसान पहुंचाने का डर होता है। इसमें व्यक्ति को गलती करने का डर या बुरा बर्ताव करने का डर बना रहता है। इसमें व्यक्ति को किसी काम को दुरुस्त करने की सनक बनी रहती है। कंपल्शंस, मजबूरी, इसमें व्यक्ति अपनी सोच या क्रिया को बार बार दोहराता रहता है। यह बार बार सोच और क्रिया को दोहराना इस बीमारी की मजबूरी होती है। यह एक तरीका है जिससे लोग अपनी बेचैनी और निराशा से जूझते हैं। इसमें व्यक्ति को अपने अत्यधिक और अकारण विचारों के बारे में पता होता है, जिससे वो रोक नहीं पाता है। मजबूरी के उदाहरण, इसमें व्यक्ति बार बार अपने हाथों को धोता है इस डर से कि उसके अंदर कीटाणु ना चले जाएं। इसमें व्यक्ति हर वक्त अपने घर के दरवाजे देखता रहता है इस डर से कि कहीं दरवाज़ा खुला तो नहीं है। और मजबूरियां हैं जैसे कि बार बार सफाई करना, बार बार गिनना, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करना, शब्दों को धीरे धीरे से बोलना, चीज़ों को एक ही तरीके से रखना आदि। ओसीडी के कारण स्पष्ट नहीं है। मस्तिष्क रसायन के संतुलन में थोड़ा सा बदलाव भी, जैसे सेरोटोनिन, ओसीडी का कारण हो सकता है। इसी वजह से दवाइयाँ मददगार होती। उपचार रोगी की समस्या और पसंद पर निर्भर होता है। सबसे आम उपचार है अवसाद रोधी दवाइयाँ, व्यवहार या अनावरण चिकित्सा, संज्ञानात्मक चिकित्सा, ऊपर दी गई चिकित्साओं का संयोजन। अवसाद रोधी दवाइयाँ, अगर व्यक्ति अवसाद से पीड़ित नहीं है तो भी अवसाद रोधी दवाइयाँ ओसीडी के लक्षण कम करने में सक्षम हैं। लक्षण 70% तक बेहतर हो जाते हैं अगर अवसाद रोधी दवाइयाँ ली जाए तो। लक्षण पूरी तरह से नहीं जाते, लेकिन सनक और मजबूरी के कार्यों में सुधार दिखता है। इस कारण से उल्लेखनीय अंतर व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर दिखता है। अवसाद रोधी कैसे काम करती हैं? यह अपना कार्य मस्तिष्क के रसायनों में हस्तक्षेप करके करती हैं, जैसे सेरोटोनिन में हस्तक्षेप। ये 2 से 4 हफ्ते लेती हैं अपना प्रभाव दिखाने में और अपना कार्य शुरू करने में, क्योंकि वो सीधे तौर पर अपना कार्य नहीं करती। ये लगभग 10 हफ्ते लेती है अपना कार्य पूरी तरह करने में। इसलिए इन्हें बंद करने की बजाय एक को वक्त देना चाहिए इन्हें अपना कार्य करने के लिए। ये ना तो शांतिदायक दवा है और ना ही आमतौर पे नशीली होती है। ये कई प्रकार की होती है, अपने विभिन्न पक्ष विपक्ष के प्रभावों के साथ। SSRI अवसाद रोधी का उपयोग आमतौर से किया जाता है। कभी कभार ओसीडी के उपचार की खुराक अवसाद में ली जाने वाली खुराक से ज़्यादा होती है। अगर अवसाद रोधी काम करती है तो इसमें आम तौर पर कम से कम 1 साल तक ओसीडी के उपचार के लिए
लिया जाता है। क्यों इलाज कुछ लोगों पर काम नहीं करता? खुराक ज़्यादा नहीं होती है और आवश्यकता होती है उसे बढ़ाने की। इलाज को अधूरा किया हो, जैसे कि आम तौर पर 10 हफ्ते लगते हैं इलाज को पूरा होने में। दवाई को बंद कर देना उनके कष्टप्रद प्रभाव के कारण। इलाज के सामान्य दिशा निर्देश। अवसाद रोधी को कभी भी एकाएक से बंद नहीं करना चाहिए। अगर कोई अवसाद रोधी अनुकूल नहीं है और उसके प्रभाव कष्टप्रद हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श करके उसे बदल लें बजाय दवाई बंद करने के। उपचार के अंत में एक को खुराक धीरे धीरे कम करनी चाहिए डॉक्टर की सलाह पर। कुछ लोगों में दवाई बंद करने के बाद लक्षण लौट आते हैं और इस वजह से लंबे समय तक अवसाद रोधी उपचार की ज़रूरत होती है। लक्षणों के लौटने की संभावना कम है अवसाद रोधी को बंद करने के बाद अगर उपचार में व्यवहार चिकित्सा भी सम्मिलित हो। इस चिकित्सा का लक्ष्य किसी भी नुकसानदेह या मदद में ना आने वाली व्यवहारों को बदलना है। इसे अनावरण चिकित्सा भी कहते हैं, जहां चिकित्सक व्यक्ति की मदद करता है जिससे वे धीरे धीरे अपने भययुक्त स्थिति का सामना सीखते हैं। व्यवहार चिकित्सा कैसे कार्य करती है? ज़्यादातर मामलों में साप्ताहिक सत्र की ज़रूरत कई हफ्तों तक होती है। 4 में से 1 ओसीडी व्यक्ति व्यवहार चिकित्सा को तनावग्रस्त पाता है। वो लोग जो चिकित्सा के कोर्स को पूरा कर लेते हैं, 4 में से 3 मामलों में बहुत सुधार पाया गया है। लक्षण पूरी तरह से तो नहीं जाते, लेकिन सनक और मजबूरी की समस्या काफ़ी कम हो जाती है। संज्ञात्मक चिकित्सा। व्यवहार चिकित्सा के अलावा इस चिकित्सा का भी प्रयोग किया जाता है। यह इस विचार पर आधारित है कि सोचने के कुछ तरीके कुछ मानसिक स्वास्थ्य की समस्या जैसे कि सनक को ट्रिगर कर सकते हैं। यह इस विचार पर आधारित है कि सोचने के कुछ तरीके कुछ मानसिक स्वास्थ्य की समस्या जैसे कि सनक को ट्रिगर कर सकते हैं। संज्ञात्मक चिकित्सा कैसे काम करती है? चिकित्सक व्यक्ति को उसके वर्तमान सोच के तरीके को समझने में मदद करता है। चिकित्सक व्यक्ति को उनके नुकसानदेह, बेकार और झूठे विचार या सोच को पहचानने में मदद करता है। चिकित्सक व्यक्ति के सोच के तरीके को और भी वास्तविक और उपयोगी होने में मदद करता है। समग्र दृष्टिकोण। व्यवहार चिकित्सा, संज्ञानात्मक चिकित्सा और इलाज का संयोजन ही बेहतर है बजाय इसके अकेले इस्तेमाल करने के। परिवार कैसे मदद कर सकता है? परिवार व्यक्ति के विकारों को समझने में और उसके प्रति सहायक होकर मदद कर सकता है। परिवार व्यक्ति को उसके विकारों के लिए उपचार करवाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। परिवार मदद कर सकता है। परिवार थेरेपी के सत्र में भाग लेके कि वो व्यक्ति के उपचार में सहायक हो सके और उनको भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सके, आश्वासन प्रदान कर सके, विवरण और सलाह प्रदान कर सके कि कैसे वो रोगी को संभाल सके और उसके सही तरह से प्रतिक्रिया कर सकें, विशेष रूप से जिससे उनके वैवाहिक जीवन में संघर्ष कम हो सके। जो परिवार को करना चाहिए, व्यक्ति की तरफ दोस्ताना और स्वीकृत दृष्टिकोण अपना के प्रोत्साहन देकर जिसे व्यक्ति चिकित्सा को जारी रख सके, व्यक्ति को सुनने के लिए समय निकाल के उसको सम्मान देकर। जो परिवार को नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को संरक्षण देकर या उसकी आलोचना करके, चाहिए या नहीं चाहिए भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रोगी के टालने या दोहराने वाले व्यवहारों को प्रबल नहीं करना चाहिए। उपचार के बिना यह बीमारी जीवन काल तक रहती है। समय के अनुसार इसके लक्षण आते जाते रहते हैं। इसमें से कुछ व्यक्ति पूरी तरह से सही हो पाते हैं और ज़्यादातर लोगों को सिर्फ राहत ही मिल पाती है।